चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं एंड द रूल इज रूल नंबर 8। यहाँ पे हम क्या समझेंगे? यहाँ पे हम समझेंगे केस ऑफ एंड। इस एंड वर्ड को आप याद रख लीजिए व्हेन इट कम्स टू एंड। एंड्स कैन कंबाइन एंड कैन कंबाइन। एंड किस किस को कंबाइन कर सकता है? नाउन को और सब्जेक्ट को। ठीक है, अब आपको नाउन और सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। नाउन होता है नाम और सब्जेक्ट होते हैं पर्सन्स, जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं। 3 पर्सन्स हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम। तो जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं उनको कहा जाता है सब्जेक्ट। एल्स जो रिमेनिंग होते हैं वो होते हैं नेम। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है तो वो होता है नाउन। तो हम क्या याद रखेंगे? व्हेन इट कम्स टू एंड कैन कंबाइन नाउन एंड सब्जेक्ट। ओके, तो अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड प्लूरल verb will be used। ठीक, इसकी एग्जाम्पल लिखने के पहले हम नाउन की कंडीशन भी लिख लेते हैं और नाउन की कंडीशन है इफ 2 or more nouns are combined by एंड। कंबाइंड बाय एंड लिखने के बाद आपको एक इजी फैक्टर बता देती हूं जिससे आप इजीली सब्जेक्ट और नाउन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहां पे ब्रैकेट में ऐड कर लो कन्वेइंग द सेम आइडिया। कन्वेइंग द सेम आइडिया, सिंगुलर verb will be used। ठीक है, चलिए अब इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने एक सिचुएशन बनाई राम एंड श्याम। ठीक, एक सिचुएशन बना देते हैं यू एंड आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है उन लोगों के बारे में बात करना जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं। और 3 पर्सन्स की लिस्ट अभी मैंने रिवाइज की थी, अभी मैंने रिपीट की थी आपके सामने कि फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम। इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर इनमें से किसी को भी एंड की हेल्प से जोड़ दिया जाए तो आपकी सिचुएशन प्लूरल रहेगी। अब 3 पर्सन की लिस्ट में राम और श्याम आता है, 3 पर्सन की लिस्ट में यू एंड आई भी आता है, तो हम इनकी वर्ब को क्या रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। राम एंड श्याम आर डांसिंग, यू एंड आई वर स्टडिंग। ओके, तो अब सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर एंड से 3 पर्सन की लिस्ट में आने वाली चीजें या लोग जुड़ जाते हैं तो आपको याद रखना है आपकी सिचुएशन प्लूरल रहेगी। अब बात करते हैं नाउन की। अगर एंड से नाउन जुड़ते हैं और वो आपस में जुड़ने के बाद सेम आइडिया कन्वे करते हैं तो वर्ब क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा स्लो एंड स्टेडी। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक कॉमन आइडिया कन्वे होता है और वो आइडिया क्या होता है? विन द
रेस। अब ध्यान से देखिए, स्लो एंड स्टेडी दोनों मिलके एक कॉमन आइडिया कन्वे कर रहे हैं, तो हमने अपनी वर्ब को विन से विंस बना देना है। जैसे एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं, कढ़ी, it should be in English curry, CURRY, in हिंदी it is कढ़ी, तो हम लिखते हैं करी एंड राइस। तो देखो, करी एंड राइस मिलके क्या बनाते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं। मिलके एक कॉमन आइडिया आ रहा है, इज ए हेल्दी डाइट। ठीक है, तो हमको याद रखना है, अगर एंड से उन चीजों को कंबाइन कर दिया जाए जो 3 पर्सन की लिस्ट में आते हैं, तो आपकी सिचुएशन प्लूरल फॉर्मेट में लिखी जाएगी। लेकिन अगर एंड से उन चीजों को कंबाइन कर दिया जाए जो मिलके एक कॉमन आइडिया कन्वे करते हैं, तो आपकी सिचुएशन सिंगुलर फॉर्मेट में लिखी जाएगी। ओके, तो जैसे हम इजीली कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मिलके क्या कन्वे करते हैं आइडिया, ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या आइडिया आता है हमारे सामने, ब्रेकफास्ट का आता है ना। तो हम कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो आप याद रखेंगे, एंड से सिचुएशन जुड़ सकती है, एंड कैन कंबाइन नाउन एंड सब्जेक्ट। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए नाउन और सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं, और नाउन वो जो आपस में मिलके कॉमन आइडिया कन्वे करें। अगर 3 पर्सन की लिस्ट में आने वाली सिचुएशन जुड़ गई तो हम हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल रखेंगे, एल्स हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो अब हमारे केस ऑफ एंड के बाद हमने इसके पहले वाला जो रूल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। हमने 5 कंजंक्शन पढ़ी थी, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। उनमें हमने क्या सीखा था, उनमें हमने सीखा था कि वर्ब अपने नियरेस्ट पार्ट के साथ में एग्री करेगी। और नियरेस्ट पार्ट मैंने आपको इजीली आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि जहां आपकी कंजंक्शन खत्म हो जाए, कंजंक्शन के जस्ट बगल में जो लिखा होगा वो वर्ब का नियरेस्ट पार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना। वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अभी आपने एंड की सिचुएशन पढ़ ली कि सब्जेक्ट जुड़े तो केस प्लूरल, एल्स हमारा केस सिंगुलर है। अब हम पढ़ते हैं केस ऑफ कनेक्टिव्स का। अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कनेक्टिव्स को यू कैन इजीली लर्न। विद इज अ कनेक्टिव, टुगेदर विद, accompanied by, और क्या हो सकता है, besides हो सकता है, in addition to हो सकता है, rather हो सकता है। तो words like these, if, चलिए अब आपकी सिचुएशन लिख देती हूं। इफ कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंबाइन 2 subjects, if connectives are used to combine 2 subjects, verb will agree with the subject mentioned first। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने याद रखना है कि अगर हमारे कनेक्टिव्स यूज होते हैं 2 वर्ड्स को, 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, तो हमारा वर्ब क्या करेगा, वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट जो पहले मेंशन किया होगा। जैसे हमने यहां पे लिखा, रीमा accompanied by her children
स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अकम्पनीड बाय की जगह पे एंड होता तो रीना एक नाम है ना, ये 3 पर्सन की लिस्ट में आती है, तो हम यहाँ पे आर लगा देते। अभी पढ़ा है आपने कि अगर सब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं तो केस प्लूरल होता है। अगर यहाँ पे कंजंक्शन होती, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी, जिसमें आपने ईदर, नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की सिचुएशन पढ़ी, अगर कंजंक्शन होती तो हम सेकेंड हाफ को देखते, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भी केस प्लूरल कर देते, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अब ना तो ये कंजंक्शन है, ना तो ये कनेक्टिव एंड है, ये क्या है, कनेक्टिव है। एंड अपने राइट और अपने लेफ्ट दोनों को देखता है और केस को सिंगुलर या प्लूरल बनाता है। कंजंक्शन बाय डिफॉल्ट सेकंड हाफ को देखती है, अपने जो उसके पास में होगा उसको देखती है और केस उसके अकॉर्डिंग जज करती है। लेकिन जो आपका कनेक्टिव होता है ये फर्स्ट पर्सन को देखता है, आपके बिगिनिंग को देखता है। बिगिनिंग सिंगुलर तो सिचुएशन सिंगुलर, बिगिनिंग प्लूरल तो सिचुएशन प्लूरल। और रीमा क्या है, सिंगुलर है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज गोइंग टू मीट हर फैमिली। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। केस बड़ा क्लियर है कि अगर आपके पास में कनेक्टिव्स हैं तो कनेक्टिव्स क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ को देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, इफ कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड फर्स्ट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माई ब्रदर besides his wife। चलिए ये फिर से कनेक्टिव लग गया। besides तो हम किसको देखेंगे, माई ब्रदर को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जो भी हमारी सिचुएशन है, हैज पैक्ड हिज लगेज। तो आपने याद रखना है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो रही है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे इज था तो हमने यहाँ पे हर फैमिली लिखा, लेकिन आर होता तो हम देयर फैमिली लिखते। तो याद रखना बड़ा आसान है, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो केस प्लूरल होता है। एंड की जगह अगर कंजंक्शन आ जाती है तो कंजंक्शन किसको देखेगी, जो उसके सबसे क्लोज होगा उसी सब्जेक्ट को देखेगी। वो सिंगुलर तो आपका केस सिंगुलर, वो प्लूरल तो आपका केस प्लूरल। लेकिन अगर उसकी जगह कनेक्टिव आ गए तो कनेक्टिव ने हमेशा ही अपने फर्स्ट हाफ को देखना है और फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग आपके केस को डिसाइड कर देना है। तो दिस इज, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज आवर रूल नंबर 9। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या था, रूल नंबर 8 केस ऑफ एंड था। रूल नंबर 9 क्या है, केस ऑफ कनेक्टिव है। तो इसके बाद से हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनको लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट या एज ए नाउन डील करती है, लेकिन उनको कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्लूरल कह के रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, मतलब उन पे प्लूरल वर्ब का केस लगाया जा सकता है। तो रूल नंबर इज 10। तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, वर्ड्स एंडिंग विद, देखिए किस चीज पे ध्यान देना है, एंड पे ध्यान देना है। वो वर्ड्स जो खत्म हो रहे हैं ICS से। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास में मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स और एथिक्स और फिजिक्स। इनके एंड में ICS आता है ना, और इकोनॉमिक्स। तो ऐसे वर्ड जो ICS से खत्म होते हैं, इफ सम
someone owns, यहाँ पे ऑन्स को मैं कैपिटल फॉर्मेट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए. इफ समवन owns them or possess them, then they will use प्लूरल वर्ब. देखिए, अगर यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है ये टर्म ऑन्स और पोसेस और केस प्लूरल. अब देखो, बहुत आसान है अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे. मैंने यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इन दिस स्टेटमेंट आई एम ट्रीटिंग दिस मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है, मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के फॉर्मेट में बात की है कि मैथमेटिक्स गणित जो है उसे समझना बड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं माय मैथमेटिक्स, अब देखो आगे क्या लगा है, माई लगा है. मैंने इस पे क्या किया, क्लेम कर दिया. मैंने इसको ऑन कर लिया कि मैं मेरे लेवल पे जितना मैथमेटिक्स मुझे आता है उसकी बात कर रही हूँ. पोजेशन दिखा दिया. अब मैं एज अ सब्जेक्ट बात नहीं कर रही कि मैथमेटिक्स को लेके जनरल कंसेप्ट क्या है, लोग क्या कहते हैं, किसी को कैसा लगता है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं मैथमेटिक्स में क्या बात कर रही हूँ, मैं मैथमेटिक्स को कैसे समझती हूँ, या मेरा और मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप कैसा है. तो अगर आपके ऐसे वर्ड्स जो ICS से ख़त्म होते हैं उनको कोई ऑन कर लेता है या उन पे कोई क्लेम कर लेता है या उन पे कोई पोजेशन क्लेम कर देता है तो क्या होता है, वह प्लूरल होती है ना. तो अब मैं लिखूंगी माय मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब यहां पे जब मैंने आर लगाया तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माई concepts of mathematics. तो concepts very much plural है. समझे नहीं समझे, देखो बहुत आसान है. अगर ऐसे वर्ड्स जो ICS से खत्म होते हैं उनको एज अ सब्जेक्ट लो, एज अ नाउन लो तो केस हमेशा सिंगुलर रहेगा. लेकिन अगर कोई उस पर पर्टिकुलराइजेशन दिखा दे, पर्टिकुलराइजेशन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी स्थान विशेष के साथ उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब लेते हैं. और आपको ये जो आगे पोजेशन का साइन है ये हमेशा दिखेगा. एक एग्जाम्पल आपके लिए और लिख देते हैं. एक एग्जाम्पल हम और कर सकते हैं. हमने लिखा राम्स एथिक्स आर एक्सेप्टेबल. अब एथिक्स का मतलब होता है शिष्टाचार. ठीक है, सामाजिक बिहेवियर, हमें सोशली कैसे बिहेव करना चाहिए. तो सोशली बिहेवियर या शिष्टाचार एक सिंगुलर टर्म है तो इट शुड गो विद इज. लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे, राम्स एथिक्स. देखो एथिक्स के एंड में ICS आता है और एक पर्टिकुलर पर्सन कौन है, राम. किसने उनको ऑन किया है, राम ने. किसने उन पे पोजेशन दिखाया है, राम ने. या कौन उस पे पर्टिकुलराइजेशन दिखा रहा है, राम दिखा रहा है. तो वर्ड ICS से खत्म हो रहा है. कोई व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष उस पे क्लेम कर ले तो हम उसकी वर्ब को प्लूरल रखते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. चलिए, आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल्स की. आपने नोट किया होगा कभी कभी जब हम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं एरर डिटेक्शंस में, कुछ नाउन या सब्जेक्ट्स के साथ में आर्टिकल लगा होता है. सब्जेक्ट्स के साथ में नहीं होता, नाउन के साथ में ही होता है. तो कुछ नाउन्स के साथ में आर्टिकल होता है. तो चलिए पहले हम इसका जो है टाइटल बना लेते हैं. रूल नंबर हमारा क्या है, रूल नंबर हमारा 11 है
और नाम है केस ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। अब आपका रूल क्या कहता है आर्टिकल्स के रिलेटेड? इफ आर्टिकल्स are placed before the nouns, then, देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है ये। then your verb will depend on the काउंट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट में नाउन के पहले आर्टिकल लगा है तो ये जो आपकी वर्ब है ना, ये आर्टिकल कितने हैं इस पे डिपेंड हो जाएगी। अब जब हमने लिखा काउंट ऑफ आर्टिकल तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, सिंगल आर्टिकल, more than one article। ठीक है, अगर आर्टिकल एक ही है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर एक से ज्यादा आर्टिकल हैं तो प्लूरल वर्ब। चलो अब आपको इसको समझाती हूं। मैंने यहां पे लिखा a teacher and mother dash talking about new movie. Okay, now the example is changed. A river and an ocean dash natural water bodies। चलो एक बार आपके रूल के बारे में फिर से बात करते हैं। हमने क्या लिखा है? अगर नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, देखो टीचर एक नाउन है, रिवर एक नाउन है और ओशन एक नाउन है। हमने क्या लिखा है कि अगर नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, ये देखिए यहाँ लिखा है सब कुछ मैंने जो मैं बोल रही हूं, तो देन इन दिस सिचुएशन क्या होगा? योर वर्ब, आपकी जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी किस पे? आर्टिकल के काउंट्स पे, कि कितने आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल के काउंट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, सिंगल आर्टिकल, प्लूरल आर्टिकल। सिंगल आर्टिकल हुआ तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी, और एक से ज्यादा आर्टिकल हुए तो वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। अब चुपचाप आर्टिकल गिन लो। मदर के आगे तो आर्टिकल है ही नहीं, कितने आर्टिकल हैं? एक, तो एक के हिसाब से वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। यहाँ देखो कितने आर्टिकल हैं, एक ए और दूसरा एन, तीन आर्टिकल होते हैं आपके पास, ए, एन और द। तीनों में से कोई भी लगे हों या तीनों लगे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक ए, दूसरा एन, तो कुल मिला के दो आर्टिकल हो गए, और एक से ज्यादा आर्टिकल होते हैं तो वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। इधर आएगा आर। तो आपको एक बार फिर से रूल बता देती हूं, अगर आपकी स्टेटमेंट में नाउन के पहले आर्टिकल लगा है तो आपने चुपचाप देखना है कितने आर्टिकल हैं मेरे पास में। अगर आपका केस सिंगल आर्टिकल के साथ है, एक ही आर्टिकल है, तो केस को रखिए सिंगुलर, और एक से ज़्यादा आर्टिकल है तो केस को रखिए प्लूरल। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपका रूल नंबर 11 क्लियर हो गया। इसके बाद से अब हम वर्सेस के सिचुएशन पढ़ेंगे, जब हमारे पास में दो दो चीज़ें एक जैसी लगती हैं लेकिन उनमें स्लाइट डिफरेंस होता है। चलिए, आपने स्लाइट डिफरेंस होता है, ये मैंने पहले ही बोल दिया कि चीज़ जो है वो पढ़ने में एक जैसी लगेगी। जैसे मैंने बोला ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ बोल दिया, और हम क्या बोल सकते हैं? ए नंबर ऑफ के बाद हम बोल सकते हैं
अ ग्रेट डील ऑफ बोल सकते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? चलिए लिखते ही हैं, हमारा है रूल नंबर ये 12। तो हमने लिखा ए नंबर ऑफ अपॉन a large number of upon a variety of ऐसे वर्ड्स, और सेंटर में बड़ा बड़ा लिख दिया वर्सेस, और ऑपोजिशन में लिखा द नंबर ऑफ। ओके, देखो नंबर ऑफ इधर भी है, नंबर ऑफ इधर भी है, वहां पे द नंबर ऑफ है, यहाँ पे ए के साथ थी सिचुएशन, वहां पे द के साथ में है सिचुएशन। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इनका फॉर्मूला। इफ योर स्टेटमेंट इज बिगिनिंग विद ए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए नंबर ऑफ लेडीज, ठीक है, स्टेटमेंट किससे शुरू हो गई? ए नंबर ऑफ से शुरू हो गई। यहां पे हम इसी सिचुएशन को, जिसमें हमने लिखा ए नंबर ऑफ लेडीज को, इसी को द से लिखते हैं, और लिखते हैं द नंबर ऑफ लेडीज। ओके, अब देखिए, अब यहां पे लेडीज लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ए नंबर ऑफ लेडीज आर, द नंबर ऑफ लेडीज आर। नहीं, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, ए नंबर ऑफ प्लस, बच्चा मैंने यहाँ पे ए नंबर ऑफ लिखा है, यहाँ पे ए लार्ज नंबर हो तब भी, और ए वैरायटी ऑफ हो तब भी, या कुछ भी ऐसा जो ए से स्टार्ट होके ऑफ के बीच में कोई चीज़ डाल एडजस्ट करता हो। तो ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ हो, कुछ भी, उसके बाद प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो इस पार्ट में तो हम सही थे, क्योंकि हमने यही सोचा था कि लेडीज प्लूरल हैं, तो वर्ब प्लूरल रख देनी चाहिए। तो ए नंबर ऑफ लेडीज आर टॉकिंग अबाउट देयर न्यू नेबर। तो मोहल्ले में कोई नया जन रहने आया है, तो मोहल्ले की अधिकतर औरतें क्या हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं। तो चूंकि लेडीज प्लूरल था तो लगा आर, और इधर लग गया देयर। अब इसी फॉर्मूले को, इसी स्टेटमेंट को, जिसको हमने ए नंबर ऑफ से बिगिन किया था, अगर हम उसको द नंबर ऑफ से लिखते तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं चलेगी, वर्ब चलेगी सिंगुलर। तो आपको ए वाली सिचुएशन को याद रखने का उतना टेंशन नहीं लेना। ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, ए वैरायटी ऑफ हो, कुछ भी हो, ए से अगर बात शुरू हो गई तो सब्जेक्ट ने भी प्लूरल रहना है और आपके वर्ब ने भी प्लूरल रहना है। लेकिन जैसे ही ए को द ने रिप्लेस कर दिया, देखो नंबर ऑफ सेम है, लेकिन ए की जगह पे जैसे ही द लग गया, आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल ही रहेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। पेपर में इस चीज का बहुत ध्यान देना। तो द नंबर ऑफ लेडीज आर की जगह पे क्या होना चाहिए? इज टॉकिंग अबाउट। चलो अब देखो, वर्ब अगर आपकी सिंगुलर है
तो आपका प्रोनाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो जाएगा। मेरी इस बात को कभी मत भूलना, अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ लेडीज इज टॉकिंग अबाउट हर न्यू नेबर। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये तो बात समझ आ गई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अटपटा लग रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाई सिंगुलर वर्ब। तो इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। हियर इज अ वर्ड द। द क्या करता है? द स्पेसिफिकेशंस बताता है। अगर हम आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो द का काम होता है हमें चीज़ों को स्पेसिफाई करके देना, मतलब उसके बारे में बात करना जो अपनी किस्म का एक है। जैसे इंडिया में इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं लेकिन हम ताजमहल के आगे द लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ताजमहल स्पेसिफाई है। इसी तरह इतनी सारी रिवर्स हैं लेकिन हम गंगा के आगे द लगाते हैं, क्यों? क्योंकि गंगा एकमात्र ऐसी रिवर है जिसे होली रिवर होने का क्या है, स्टेटस मिला हुआ है। फाइन। इसी तरह बहुत सारी औरतों में से जो ये स्टेटमेंट कह रहा है ना, वो आपको कन्वे करना चाहता है कि बहुत सारी औरतों में से देयर इज अ पर्टिकुलर लेडी, एक पर्टिकुलर लेडी है जो नए पड़ोसी के बारे में बात कर रही है। उसने बहुत सारी लेडीज में से इस द की वजह से किसी एक को स्पेसिफाई कर दिया, उस स्पेसिफिकेशन की वजह से आपका वर्ब जो है सिंगुलर हो गया। अब जब एक लेडी है स्पेसिफाई तो आपका प्रोनाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होगा। तो अब याद रखना आसान है आपके लिए, ए नंबर ऑफ हो या ए से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा आपके सामने यूनिट बना हो जो ग्रुप में चीज़ों को दिखाता हो, तो आप अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब प्लूरल रखेंगे। लेकिन जैसे ही ए को रिप्लेस कर देगा द, आपकी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट तो अभी भी प्लूरल रहेगा लेकिन आपका वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि द उसमें स्पेसिफिकेशन ऐड कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, अब हमने ए नंबर ऑफ की बात कर ली, द नंबर ऑफ की बात कर ली। ए के में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ भी हो, जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, वैरायटी ऑफ लिखा है, वहाँ पे द नंबर ऑफ है, वहाँ पे पॉसिबली हो सकता है कोई द अमाउंट ऑफ लिख दे। चलो मैं आपको याद के लिए लिख भी देती हूँ, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ भी हो सकता है। तो आपका फोकस इस टर्मिनोलॉजी पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए ए पे। इसी तरह आपका फोकस इस पे नहीं, द पे होना चाहिए। ओके, अब इस रूल के बाद लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन को सॉल्व करने बैठते हैं हमें इतनी कंफ्यूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के पास इसमें हमको फंसाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कलेक्टिव नाउन पे बात करेगा। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है? कलेक्टिव नाउन के बारे में हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन कहती है इट टेक्स singular verb. This is our fundamental information that collective noun takes singular verb. लेकिन आपको याद रखना है when it comes to collective noun, when it comes to collective noun आपको ध्यान रखना है इसका यूज कैसे हो रहा है। फिर से बोल रही हूँ, when it comes to collective noun आपको ध्यान रखना है इसका यूज कैसे हो रहा है। In general मतलब कलेक्टिव नाउन को एज अ कलेक्टिव नाउन ही ले रहे हो, और you are talking about people behind it। फिर से सुनो क्या लिखा है हमने। हम कलेक्टिव नाउन को जनरली कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। जैसे जनरली कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास,
क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिलके बनती है क्लास। और क्या हो सकता है? ऑडियंस, जब हम किसी के दर्शक बन के जाते हैं तो हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठे करके ही ऑडियंस बोला जाता है। और क्या हो सकता है? टीम, जब हम प्लेयर्स को इकट्ठा कर देते हैं तो टीम बन जाती है। तो आप कलेक्टिव नाउन को एज अ कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, या आप उस कलेक्टिव नाउन को बनाने के पीछे जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं? इन दोनों चीजों में अंतर है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, टीम is ready to depart। ये मैंने क्या कहा है? ये मैंने कलेक्टिव नाउन को इन जनरली यूज किया, जहां पे कलेक्टिव नाउन ने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ले ली, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन यही कहती है कि कलेक्टिव नाउन इन जनरली क्या करता है? सिंगुलर वर्ब लिखता है। अब हम बात करते हैं इस तरफ, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। मैंने यहां पे लिखा टीम, हियर शुड बी ए, टीम डैश फाइटिंग ओवर द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। अब ध्यान से देखो, हमने कहा है कि कैप्टन की सिलेक्शन के लिए लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई कौन करेगा? टीम करेगी लड़ाई, कि टीम के अंदर आने वाले प्लेयर्स लड़ाई करेंगे। बच्चा एक चीज को बहुत ध्यान से समझो, अगर टीम में 12 लोग हैं और 12 के 12 एक व्यक्ति को एज अ कैप्टन फेवर कर रहे हैं कि इसको कैप्टन बना दो, या एज अ कैप्टन डिसफेवर कर रहे हैं कि इसको कैप्टन मत बनाओ, तो लड़ाई कैसी होगी? 11 लोग हैं, 11 ने या तो फेवर कर दिया या तो डिसफेवर कर दिया, देयर इज नो लड़ाई। लड़ाई तब होगी अगर मिनिमम एक तरफ हो जाए और 10 एक तरफ हो जाए, कि 10 जन सपोर्ट कर रहे हैं, एक जन अगेंस्ट है, वो लड़ रहा है, या फिर एक जन सपोर्ट कर रहा है, 10 जन अगेंस्ट हैं, वो लड़ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं लड़ाई की, तो लड़ाई के लिए बंटवारा होना जरूरी है, और अगर बंटवारा हो गया तो फिर ये टीम कलेक्टिव नहीं रहेगी, ये 2 हिस्सों में बट गई। तो जब हिस्से 2 हो गए तो 2 सिंगुलर होता है कि प्लूरल? बट ऑब्वियस प्लूरल होता है। तो यहां आएगा टीम आर फाइटिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स। देखो मैंने आपको लिख के समझाया है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल बिहाइंड। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ऑडियंस is requested to occupy its seats। तो मैंने स्टेज पे खड़े होके इन जनरल अनाउंसमेंट कर दी कि जो ऑडियंस हैं उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपनी सीट्स ले ले। अब सपोज मैं उस फंक्शन में कोई परफॉर्मेंस कर रही हूँ और मेरी फैमिली के लोग आए हैं, है तो वो भी ऑडियंस ही ना, वहाँ पे मेरी फैमिली थोड़ी है, वो तो ऑडियंस ही बैठे हैं। तो मैं किसी को पर्टिकुलर कहूँ माई ऑडियंस, मैंने स्पेशल किसी को कहा कि मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर जो मेरी ऑडियंस है, मतलब जिनको मैंने बुलाया है, वो अपनी अपनी जगह पे बैठ गई है। क्या बोला मैंने? माई ऑडियंस, कि मुझे बाकी भीड़ का नहीं पता, जिनको मैंने बुलाया है वो बैठ गए हैं। देखिए भीड़ 2 हिस्सों में बट गई ना, एक तो इन जनरल लोग जो फंक्शन देखने आए हैं, एक वो जिन्हें मैंने बुलाया, जिन्हें मैं कह रही हूँ माई ऑडियंस। तो जब भीड़ 2 हिस्सों में बट गई, एक जनरल भीड़ जो ऑडियंस है ही है, एक स्पेशल जिन्हें मैं मेरी ऑडियंस कह रही हूँ, तो अगेन 2 हो गए, बंटवारा हो गया। तो 2 के लिए वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। तो माई ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ओके, तो आपको भूलना नहीं है जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे ज्यूरी,
ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है वो पैनल जो जजमेंट देता है। अगर आप ज्यूरी की एग्जांपल दे रहे हो और आप कहो कि ज्यूरी ने डिसीजन दे दिया, तो ज्यूरी को आपने एज अ कलेक्टिव नाउन यूज किया जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो डिसीजन को लेके ज्यूरी में आपस में बहस हो गई है, या डिसीजन को लेके ज्यूरी में आपस में कंफ्यूजन हो गया है, तो कंफ्यूजन तभी होता है जब लोग बट जाते हैं। या अगर सारे एक चीज़ के फेवर में है, सारे एक चीज़ के अगेंस्ट हैं, तो किस बात का कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तभी होगा जब वो आपस में बट जाएंगे, है ना। तो अगर आपने बोला कि ज्यूरी में कंफ्यूजन हो गया, टर्म आपने अभी भी ज्यूरी ली है, लेकिन अब आप ध्यान से सोच के देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल बिहाइंड। तो अगर कलेक्टिव नाउन में इफ यू विल टॉक अबाउट the people behind of that collective noun, your verb will always remain plural, else your verb will be singular। तो आपको याद रह जाए तो मैं यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला लिखा है, that collective noun and generally take singular verb, but if you are talking about the people behind it, verb will always be plural। clear? तो this is all about your collective noun। Now let's move to your next rule, and that rule will deals with the pronoun one। चलिए, हमने अगर बात की वन की, तो हम बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जो यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस को हम वन से ही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, one should do his or her duty। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, लैंग्वेज हमें ऐसे लिख के देती है बहुत बार। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टाइटल, केस ऑफ वन। ओके, तो आपको याद रखना है, वन इज ऑलवेज, पहले तो आप याद रखोगे इफ यू आर यूजिंग वन एज ए सब्जेक्ट। अगर आपकी स्टेटमेंट में जो आपका वन है वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट का मतलब आपने उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट की पोजीशन है। जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, वन शुड टेक केयर ऑफ himself और herself, ठीक है। तो आपने देखा दोनों ही सिचुएशन में जो आपका वन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो इफ यू आर यूजिंग वन एज अ सब्जेक्ट, इट्स प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी, इसका प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वंस और वन सेल्फ। ओके, तो यहां पे क्या है, ये वन शुड डू हिज और हर ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अगर आपने हिज लगाया तो फिर इधर ही होना चाहिए था, ही शुड डू हिज ड्यूटी। अगर आपने हर लगाना है तो इधर शी होना चाहिए था, शी शुड डू हर ड्यूटी। पर वो तो कह रहा है कि हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। तो आप पहले तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी वन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो आपकी स्टेटमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी, सब पे एप्लीकेबल होगी। जैसे ये सबके लिए है, वन शुड डू हिज और हर ड्यूटी, हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए, हर किसी को अपना ख्याल रखना चाहिए। वन शुड डू रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, वो जनरली वन से स्टार्ट होती है, और ऐसी सिचुएशन में प्रोनाउन हमेशा
वंस होना चाहिए, क्योंकि हिज और हर का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. Okay, if it is his, you are talking about a male, and if it is her, you are talking about a female, but you are talking about in general. इसी तरह reflexive pronoun. अब reflexive pronoun क्या होता है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, pronoun के चैप्टर में आपने उसको पढ़ा है. तो one should take care of, यहाँ पे आएगा oneself. Okay, तो one should respect his mother, one should respect her mother, or one should respect one's mother. Good. Answer should be one should respect one's mother. Okay, तो आप याद रखेंगे, if you are using this one at a place of the subject, your pronoun will always be ones. अब मुझे नहीं लगता आगे कभी आपको इस वंस को लेके या वन को लेके उलझन होगी. आप याद रखो, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा और इसको हिज और हर फॉलो नहीं कर सकते, इसको हमेशा ही वंस फॉलो करेगा एज अ प्रोनाउन और वन सेल्फ फॉलो करेगा एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.